हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी का साइंस का, यानी कि एनसीईआरटी जो आप लोगों की बुक होती है, जो कि आप लोगों के बहुत ही काम आने वाली है इन फ्यूचर भी, और जो क्लास 6 में पढ़ते हैं उनके लिए भी, है ना। तो क्लास 6 का एनसीईआरटी साइंस का अपन तीसरा चैप्टर यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। 2 चैप्टर ऑलरेडी यहाँ पर अपलोड कर दिए हैं, तो आप लोग ज़रूर देख लेना, है ना। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छे से बताई है। पूरा चैप्टर यहाँ पर आनंद के साथ मैंने पढ़ाया है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं तीसरा चैप्टर, जिसमें आप लोगों के है पदार्थों का पृथक्करण। तो पदार्थों के पृथक्करण के बारे में आप लोगों को इस चैप्टर में जानकारी देने वाला हूं। तो आप लोग फटाफट से, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आप लोगों को जो भी अब वीडियो में अपलोड करूं, जो भी चैप्टर पढ़ाऊं, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप लोग वीडियो देख पाएँ। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 का तीसरा चैप्टर पदार्थों का पृथक्करण, जो कि आप लोगों के रीट एग्ज़ाम में, आरपीएससी टीचर से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सभी में बेसिक ज़रूरत इसकी होती है। तो आप लोग ज़रूर इसको पढ़ें, आराम से एयरफोन लगा के आप लोग आराम से सुन सकते हैं। चलिए, पदार्थों का पृथक्करण। हमारे दैनिक जीवन में हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें हम पदार्थों के किसी मिश्रण से पदार्थों को पृथक करते हुए देखते हैं। चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को द्रव से आसानी से पृथक किया जा सकता है। जब भी आप चाय बनाते हैं तो अब आप देखते होंगे कि चाय की पत्ती जो रहती है, यानी कि चाय के जो दाने रहते हैं, वो तो ऊपर ऊपर रह जाएंगे और चाय जो है छलनी में से छन जाती है। तो एक पदार्थ का उपयोग एक जो वस्तु है उसका उपयोग करेंगे छाननी, है ना, छलनी जिसको बोलते हैं, चालनी भी बोलते हैं ना, उसका उपयोग करके आप लोग यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं कि इस प्रकार से यहाँ पर आप लोग दैनिक जीवन में भी इसका उपयोग करते हैं। तो पदार्थों का आप क्या कर रहे हैं, पृथक्करण कर रहे हैं, यानी कि अलग अलग कर रहे हैं। दो चीज़ों को अलग करना पृथक्करण कहलाता है, सीधी सी बात है। चलिए, फसल कटाई के पश्चात अनाज को भूसे से पृथक करते हैं। जब भी आप लोग खेत वगैरह में जाते हैं, गेहूँ वगैरह के में, बाजरा वगैरह में, है ना, तो आप देखते होंगे धान वगैरह के जो खेत हैं उनमें भी देखते होंगे। तो आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारा जब गेहूँ निकाले जाते हैं तो गेहूँ एक तरफ निकल जाते हैं, है ना, जिसको खाने में यूज़ कर लेते हैं, और एक तरफ भूसा निकलता है जिसे आप लोग गाय, भैंस, बकरी, ये सारी जो जानवर है वो उस भूसे को खाते हैं। तो इन दोनों को अलग करने के लिए आप लोगों को बीच में एक जो थ्रेसर है उसका उपयोग किया जाता है ना। फसल कटाई के पश्चात अनाज को भूसे से पृथक करते हैं। मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही का मंथन किया जाता है ना। रेशों से बीजों को पृथक करने के लिए हम कपास को ओटते हैं। रेशे जो रहते हैं उनको बीजों से अलग करने के लिए, आपने रेशे जो कपास का पौधा देखा होगा, उसके चारों तरफ कपास लगी रहती है और बीच में एक बीज सा लगा रहता है। तो आप लोग हाथ की सहायता से उस रुई को हटाते हैं ना। चलिए, यदि आपने यह पाया होगा कि इसमें मिर्च है तो खाने से पहले उन्हें हम कपास को ओटते हैं। कदाचित आपने नमकीन, दलिया अथवा पोया खाया होगा। यदि आपने ये पाया होगा कि इसमें मिर्ची है, जब आप पोहे खाने बैठते हैं तो उसमें बहुत सारी मिर्ची रहती है, बहुत सारों को प्याज पसंद है, प्याज नहीं पसंद है, तो आप लोग अलग से छटनी कर लेते हैं, उस चीज़ की हटा लेते हैं ना। चलिए, कदाचित आपने नमकीन, दलिया, पोया खाया होगा। यदि आपने यह पाया होगा कि इसमें मिर्च है तो खाने से पहले उन्हें सावधानीपूर्वक बाहर निकाल दिया होगा। कल्पना कीजिए कि एक कटोरी में आम और अमरूद भरे हैं। एक कटोरी में आम और अमरूद है, आपसे इन्हें पृथक करने के लिए कहा जाता है, तो आप क्या करेंगे? अमरूद को उठाएंगे, अलग रख लेंगे और आम को उसी में रखे रहने देंगे। इस प्रकार से आप लोग पृथक कर सकते हैं, यानी कि अलग अलग करना, किसी चीज़ को अलग करना, ठीक है, वो क्या कहलाता है? पृथक्करण। ऐसा करना सरल प्रतीत होगा, परंतु यदि पृथक किए जाने वाले पदार्थ आम या अमरूद की तुलना में बहुत छोटे हो तो उन्हें पृथक करने के लिए क्या करना होगा? कल्पना कीजिए यदि आपको रेत और नमक के मिश्रण से भरा कोई गिलास दे दिया जाए। अब आपको रेत दे दी और नमक दे दिए, और उसमें भी बालू रेत और नमक दे दिया, तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा, है ना। नमक के मिश्रण से भरा कोई गिलास दिया जाता है तो मिश्रण से रेत के कणों को हाथ से बीन कर पृथक करने की सोचना भी असंभव है, और ये बिल्कुल में असंभव है। बहुत टाइम लगेगा और बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो जाएगा। पहली पूछती है कि यह जानना चाहती है कि ऐसे पदार्थों को पृथक करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है और क्यों होती है, ये पूछना चाहती है।
तो अब हम यहाँ पर करेंगे एक क्रियाकलाप यानी कि एक प्रैक्टिकल करके देखेंगे। सारणी 3.1 के कॉलम फर्स्ट में पृथक्करण के कुछ प्रक्रम दिए गए हैं। पृथक करने का उद्देश्य तथा अवयवों को पृथक करने के ढंगों को कॉलम 2 तथा कॉलम 3 में दिया गया है। तथापि कॉलम 2 और 3 में दी गई सूचना अव्यवस्थित हो गई है। क्या आप प्रत्येक यहाँ पर देखो इस प्रकार की कोई सारणी बना रखी है जिसमें देखो चावलों से पत्थरों को पृथक करना, चावल और पत्थर मिक्स कर दिए गए हैं, उद्देश्य जिसके लिए हम पृथक्करण करते हैं, और एक तरफ लिखा हुआ है पृथकृत अवयवों का हम क्या करते हैं। तो देखो चावलों और पत्थरों को अलग करने के लिए क्या करना है, दो भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को पृथक करना। अब इसमें देखो हम क्या करेंगे, हम ठोस अवयवों को फेंक देते हैं, जो पत्थर है उनको निकाल के फेंक देंगे, ठीक है। सॉरी। मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन, है ना, मक्खन जो है उसमें दूध का मंथन करने के लिए क्या करेंगे, अनुपयोगी अवयवों को दूर करना, हम अशुद्धियों को क्या करेंगे, फेंक देंगे, जो भी बेकार चीजें हैं उनको फेंक देंगे। चाय की पत्तियां पृथक करना, तो इसमें क्या करेंगे, हम हानिकारक अवयवों अथवा अशुद्धियों को दूर करना, और हम दोनों अवयवों का उपयोग करते हैं, ठीक है ये बात। चलिए, प्रक्रम का उसके उद्देश्य तथा पृथकृत अवयवों के उपयोग के ढंग से मिलान कर सकते हैं। हम देखते हैं कि किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हमें उसमें मिश्रित हानिकारक तथा अनुपयोगी पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। कभी कभी हम उपयोगी पदार्थों को भी पृथक करते हैं जिसकी हमें अलग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। पृथक किए जाने वाले पदार्थों के कणों के अमाप अथवा द्रव्य भिन्न भिन्न होते हैं। ये पदार्थों की तीन अवस्थाएं, पदार्थ की तीन अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस में से कोई भी हो सकती है। इसलिए हम किन्हीं ही पदार्थों के ऐसे मिश्रण को पृथक कैसे करते हैं जिनके गुणधर्मों में अत्यधिक भिन्नता हो। ठोस आप लोगों ने देखा होगा बहुत ही कड़क टाइप का रहता है, द्रव देखा होगा जो लिक्विड फॉर्म में पानी वगैरह, है ना, और गैस देखी होगी आपने जिसको आप लोग बहुत सारी बार तो देख भी नहीं पाते हो, ठीक। पृथक्करण की विधियां, अब हम पदार्थों के पृथक्करण की कुछ साधारण विधियों का उल्लेख करेंगे। इनमें से कई विधियों का उपयोग आपने अपने दैनिक क्रियाकलापों में किया होगा। क्रियाकलाप 2 लिखा हुआ है जिसमें करना है हस्त चयन। दुकान से खरीदे गए अनाज का एक पैकेट कक्षा में लाइए। अब अनाज को कागज की शीट पर फैलाकर क्या आप कागज पर एक ही प्रकार के अन्न के कण पाते हैं? क्या इसमें पत्थर के टुकड़े, भूसी और टूटे हुए अन्न कण तथा अन्य खाद्य कण हैं? अब आपने अपने हाथ से पत्थर के टुकड़े, भूसे, अन्य अन्न कणों को इससे पृथक कीजिए। यानी कि जब भी आप लोग अनाज लाते हैं, बाजार के पैकेट लाते हैं, तो उसमें बहुत सारी बार कीड़े भी आ जाते हैं, बहुत सारी बार पत्थर आ जाते हैं, बहुत सारी बार क्या चीज़ें आ जाती है, तो आप उनको अलग अलग कर सकते हैं हाथ की सहायता से। हस्त चयन यानी कि हाथ की सहायता से इस विधि का उपयोग गेहूँ, चावल, दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थर और भूसे को पृथक करने में किया जा सकता है। चित्र 3.3 में देखो ये आदमी इस प्रकार से इसको अनाज, और महिलाएं भी इस चीज़ करती है। जब भी आपके आटा पिसाने जाते हैं तो उससे पहले गेहूं को साफ किया जाता है, तो आप लोग देख सकते हैं आराम से। ऐसी अशुद्धियों की मात्रा प्राय बहुत अधिक नहीं होती है। ऐसी स्थितियों में हस्त चयन द्वारा पदार्थों को पृथक करना एक सुविधाजनक विधि लगती है। थ्रेसिंग जो होती है, अब थ्रेसिंग क्या है, जो मैंने आपको पहले बताई थी कि गेहूं या चावल को क्या करना है, अलग करना है, यानी कि भूसा अलग करना है और खाने के लिए अन्न को अलग करना होता है। आपने खेत अथवा खलिहानों में गेहूं या चावल की सूखी डंडियां यानी कि सूखे पौधों के गट्ठर देखे होंगे। सूखे पौधों से अनाज को अलग करने से पहले धूप में सुखाया जाता है। जब भी आप लोगों के गेहूं होते हैं तो गेहूं के जब खेत में आप लोग जाएंगे तो गेहूं काट के पहले रख दिए जाते हैं, वहीं खेत में ही रखे जाते हैं और उनको 1-2 दिन धूप दी जाती है, ताकि जब भी थ्रेसिंग की जाती है यानी कि उनको निकाला जाता है तो गेहूं सूखा निकले, आराम से निकल जाए, है ना, ऐसा होता है। पौधों से अनाज को अलग करने से पहले धूप में सुखाया जाता है। प्रत्येक सूखे पौधे की डंडी पर अन्न कण लगे होते हैं। खेतों में रखे सैकड़ों गट्ठरों पर लगे अन्न कणों की संख्या की कल्पना कीजिए। किसान अन्न कणों को सूखे पौधों के इतने गट्ठरों से अनाज को कैसे पृथक करते हैं? आमों और अमरूद को वृक्षों से तोड़ा जा सकता है, परंतु अन्न कण आम और अमरूदों की तुलना में बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इनको इनकी डंडियों से तोड़ना असंभव होता है। अन्न कणों को, जैसे आप लोगों ने आम का पौधा देखा, अमरूद का पौधा देखा, तो आप जाएंगे हाथ से तोड़ के ले आएंगे, पर जो ये गेहूं के दाने हैं बिल्कुल बारीक बारीक होते हैं, चावल के दाने बहुत बारीक बारीक होते हैं, है ना, तो इनको क्या करते हैं, थ्रेसिंग के द्वारा ही यहाँ पर पृथक किया जाता है।
अन्य कणों को इनकी डंडियों से कैसे पृथक किया जाता है? सूखे पौधों की डंडियों से अन्य कणों अथवा अनाज को पृथक करने की जो प्रक्रम है उसको कहेंगे थ्रेसिंग। समझ गए? सूखे पौधों की डंडियों से अन्य कणों अथवा अनाज को पृथक करने की प्रक्रम को थ्रेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रेसिंग कहते हैं। और इस प्रक्रम में डंडियों को पीटकर अन्य कणों को पृथक किया जाता है। कभी कभी थ्रेसिंग का कार्य बैलों की सहायता से किया जाता है। अत्यधिक मात्रा के अन्य कणों को डंडियों से पृथक करने के लिए थ्रेसिंग मशीनों का उपयोग भी किया जाता है। तो इस प्रकार से देख सकते हो आप लोग, थ्रेसिंग मशीन का उपयोग कर सकते हैं या फिर खुद भी आदमी निकाल लेता है। जैसे चावल निकालते हैं तब क्या करता है आदमी, खुद ही उन भारों को जोर जोर से पटकता है। ठीक है। सूखे रेत क्रियाकलाप 3 की बात कर रहे हैं। सूखे रेत तथा लकड़ी के बुरादे अथवा सूखी पत्तियों के पाउडर का एक मिश्रण बनाइए। इस मिश्रण को किसी प्लेट अथवा समाचार पत्र के ऊपर रखिए। मिश्रण को ध्यान से देखिए। क्या आप दोनों अवयवों को आसानी से पृथक कर सकते हैं? क्या दोनों अवयवों के कणों के अमाप समान है? क्या हस्तचयन द्वारा इन अवयवों को पृथक करना संभव है? अब आप इस मिश्रण को खुले मैदान में ले जाइए। किसी ऊंचे समतल स्थान पर खड़े हो जाइए। मिश्रण को प्लेट में अथवा समाचार पत्र पर रखिए। जिस प्लेट अथवा समाचार पत्र पर मिश्रण रखा है उसे पकड़कर हवा में कंधे की ऊंचाई तक ले जाकर थोड़ा सा टेढ़ा कीजिए ताकि मिश्रण धीरे धीरे नीचे फिसले। क्या होता है? क्या दोनों अवयव रेत या बुरादा या सूखी पत्तियों का पाउडर एक ही स्थान पर गिरते हैं? क्या कोई अवयव ऐसा है जो वायु द्वारा दूर उड़कर गिरता है? क्या वायु मिश्रण के दोनों अवयवों को पृथक करने में सफल हुई? किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक करने की विधि निष्पावन कहलाती है। जब भी आप महिलाएं जब गेहूँ नकाती है, गेहूँ साफ करती है, तब आप देखना वो एक तगारी में गेहूँ लेगी और ऊपर से यूँ नीचे डालेगी। तो हवा से क्या है, जो धूल के कण हैं और जो पत्तियां हैं, जो कचरा है, वो आगे जाके गिरेगा और गेहूँ वहीं पर गिर जाएगा। इस क्रिया को क्या कहेंगे? निष्पावन। निष्पावन का उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। साधारणतः किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अन्य कणों से पृथक करने के लिए भी करता है। आप लोगों को ये महिला दिख ही रही होगी जैसा कि, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूसे के हल्के कण पवन के साथ उड़कर दूर एकत्र हो जाते हैं, जबकि भारी अन्य कण पृथक होकर निष्पावन प्लेटफॉर्म के निकट एक ढेर बना लेते हैं। अलग, ये देखो ढेर यहाँ पर बना रखा है, ये ढेर बना हुआ है ना। तो इस प्रकार से जबकि भारी अन्य कण पृथक होकर निष्पावन प्लेटफॉर्म के निकट एक ढेर बना लेते हैं। अलग हुए भूसे को पशुओं के चारे सहित अन्य कई प्रयोजनों में प्रयोग किया जाता है। अब बात कर रहे हैं चालन। आप लोगों ने मकान बनते हुए तो देखे ही होंगे, नहीं देखे हो तो आपके आसपास बाहर निकल कर देख लो, हर जगह नए नए मकान बन रहे होंगे। वहाँ पर क्या होता है, जब प्लास्टर किया जाता है तो मोटी रेत आती है, उसको साफ करने के लिए यहाँ पर चालने का उपयोग किया जाता है। जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा, इसमें मोटी रेत डाली जाती है, वो नीचे बारीक बारीक सी हो जाती है, तो उसका उपयोग किया जाता है प्लास्टर करने में। चलिए, प्लास्टर मतलब जो मकान की दीवारें हैं उनको चिकनी करने के लिए प्लास्टर किया जाता है, अच्छी करने के लिए, सही लगे वो। चालन, कभी कभी हमें आटे से व्यंजन बनाने की इच्छा होती है। हमें इसमें उपस्थित चोकर तथा अन्य अशुद्धियों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। तब हम क्या करते हैं? इसके लिए हम चालनी या छलनी का उपयोग करते हैं। इसमें आटा डालते हैं। एक शानदार सा उदाहरण है चालन का। जब आप आटा चालते हैं तो देखो इस प्रकार से ही करते होंगे, तो वहाँ पर भी चालन का उपयोग किया जाता है। और सीमेंट मकान बनाते हैं जब भी किया जाता है, वो अलग है, वो अलग है, यानी कि वो बड़ी साइज में, ये छोटी साइज में। आटे के छोटे कण छालनी के छिद्रों द्वारा निकल जाते हैं, जबकि अशुद्धियाँ चालनी में ही रह जाती है। प्राय आटे की मील में गेहूं को पीसने से पहले पत्रों और भूसे जैसी अशुद्धियों को हटाया जाता है। साधारणतः गेहूं की बोरी को एक तिरछी चालनी पर डाला जाता है। चालन द्वारा पत्थर, डंडियां, भूसा जो कि निष्पावन और थ्रेसिंग के बाद गेहूं में रह जाते हैं को दूर किया जाता है। आपने इस प्रकार के बड़े बड़े चालनों को भवन निर्माण वाले स्थानों पर रेत से कंकड़ पत्थर पृथक करने के लिए उपयोग में भी लाते हुए देखा होगा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया वही चीज़ है। ये देखो डायग्राम आपको दिख रहा है, इसी में देख लीजिएगा इस प्रकार से। चलिए क्रियाकलाप 4 की बात करते हैं। कक्षा में एक चालनी, छन्नी तथा थोड़ा सा आटा घर से लाइए। चालन द्वारा आटे से अशुद्धियों को पृथक कीजिए। अब चौक का पाउडर बनाइए और उसको आटे के साथ मिलाकर इस मिश्रण का चालन कीजिए। क्या हम चालन द्वारा चौक, पाउडर और आटा पृथक कर सकते हैं? चालन विधि का उपयोग मिश्रण के दो ऐसे अवयवों जिसमें अमाप में अंतर हो, यानी कि कोई बड़ा हो और कोई छोटा हो, तब जाके उसको अलग किया जा सकता है। एक जैसी चीज़ों को अलग करना चालनी के बस की बात नहीं है। ठीक है। चलिए, अवसाद, निस्तारण और निस्यंदन।
ठीक है, इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं। कभी कभी मिश्रण के अवयवों को निष्पावन और हस्तचयन द्वारा पृथक करना संभव नहीं होता। उदाहरण के लिए चावल और दाल में धूल है तो वो आप लोग हाथ से नहीं निकाल सकते। मिट्टी जैसे हल्के कण हो सकते हैं। चावल तथा दालों को पकाने से पहले इस प्रकार की अशुद्धियां कैसे पृथक करते हैं? प्राय पकाने से पहले चावल और दालों को जल से धोया जाता है। जब आप चावल और दाल में जल डालते हैं तो उन पर चिपकी हुई अशुद्धियाँ जैसे धूल के कण पृथक हो जाते हैं। ये अशुद्धियाँ जल में चली जाती है। अब सोचिए, बर्तन की तली में कौन डूबेगा, चावल या धूल? क्यों? क्या आपने देखा है कि बर्तन को थोड़ा सा टेढ़ा करके जल को बाहर गिराया जाता है। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को क्या कहेंगे? अवसाधन। जब भी भारी जो प्रोडक्ट है जैसे चावल है तो पानी तो ऊपर तैरने लग जाता है, गंदगी उसके ऊपर आ जाती है सतह पर, बाकी उसको बाहर निकाल देते हैं। जो तल में बैठा हुआ है उसको कहेंगे अवसाधन। ठीक है, अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को कहते हैं निस्तारण कहते हैं। आइए अब हम ऐसे अन्य मिश्रणों का पता लगाते हैं जिसमें अवयवों को अवसाधन और निस्तारण विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। मिट्टी एवं जल का मिश्रण यहाँ पर यूज किया गया है। अगुलित पदार्थ यहाँ पर मिट्टी का लिया गया है, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे। इसमें क्या है, दो अवयवों का अवसाधन और निस्तारण हो रहा है। जो ये नीचे मिट्टी है उसको कहेंगे अवसाधन और जो ये पृथक कर रहे हैं उसको कहेंगे निस्तारण। यदि यही सिद्धांत ऐसे द्रव्यों के मिश्रण को पृथक करने में भी उपयोग में लाया जाता है जो आपस में मिश्रित नहीं होते। उदाहरण के लिए तेल और जल को उसके मिश्रण से इसी विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। यदि द्रव्यों के ऐसे मिश्रणों को कुछ समय के लिए रखा रहने दिया जाए तो वे दो पृथक परतों में बंट जाते हैं। इसके बाद जो अवयवी ऊपरी परत बनाता है उसे निस्तारण द्वारा पृथक कर सकते हैं। आइए फिर से ठोस और द्रव के किसी मिश्रण पर विचार करें। चाय तैयार करने के बाद आप चाय की पत्तियां पृथक करने के लिए क्या करते हैं? अक्सर आप छलनी यानी कि छन्नी का उपयोग करते हैं। आइए निस्तारण विधि का उपयोग करके देखें। इसके द्वारा कुछ सहायता मिलती है, परंतु क्या आपको चाय में कुछ पत्तियां अब भी मिलती है? अब चाय को एक छलनी में डाल दीजिए। अब चाय को क्या करना है, एक छलनी में डाल दीजिए। क्या चाय की सारी पत्तियां छलनी में रह जाती है? इस प्रक्रम को कहते हैं निश्चंदन यानी कि फिल्टर करना। ठीक है, अब सोचिए तैयार चाय से चाय की पत्तियां पृथक करने में निस्तारण निश्चंदन में से कौन सी विधि उपयुक्त है? तो वो है निश्चंदन विधि। समझ गए, फिल्टर हो रही है ना चाय। तो आइए अब हम अपने उपयोग में आने वाली जल के उदाहरण पर विचार करते हैं। क्या हम सभी को हर समय पीने के लिए सुरक्षित जल मिलता है? कभी कभी नलों से गंदला जल भी आता है। तालाबों और नदियों से एकत्र किया गया जल भी पंकिंग हो सकता है, विशेषकर बरसात के बाद। आइए अब हम देखें कि क्या हम पृथक्करण की कुछ विधियों द्वारा जल से मिट्टी जैसे अवयव अशुद्धियाँ दूर कर सकते हैं। तो क्रियाकलाप 5 यहाँ पर दिया गया है, इसको पढ़ते हैं। तालाब या नदी का पंकित जल लेना है यानी कि गंदा जल। ठीक है, यदि यह न मिले तो 1 गिलास जल में थोड़ी मिट्टी मिला दें, इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दें। जल का सावधानी पूर्वक परीक्षण कीजिए और अपने परीक्षणों को लिखिए। क्या गिलास की तली में कुछ मिट्टी बैठ गई है? ऐसा क्यों हुआ है? इस प्रक्रम को आप क्या कहेंगे? अब जल को बिना हिलाए गिलास को थोड़ा तिरछा कीजिए। इस गिलास के ऊपर के जल को दूसरे गिलास में उड़ेलिए, मतलब दूसरे गिलास में ले लीजिए। आप इस प्रक्रम को क्या कहेंगे? क्या दूसरे गिलास का जल भी अब पंकित अथवा भूरे रंग का है? अब इसका निश्चंदन कीजिए। क्या चाय वाली छलनी से यह कार्य किया जा सकता है? आइए कपड़े की सहायता से जल को निश्चंदन करने का प्रयास करते हैं। कपड़े के टुकड़े में बुने हुए तागों के बीच में छोटे छोटे छिद्र तथा रंध्र होते हैं। कपड़े के इन्हीं छिद्रों का उपयोग निश्चंदन के रूप में भी किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। यदि जल अब भी गंदला है तो अशुद्धियों को फिल्टर पत्र द्वारा निश्चंदित कर सकते हैं, जिसमें और भी छोटे रंध्र हो सकते हैं। फिल्टर पत्र एक ऐसा निश्चंदक होता है जिसमें अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं। 3.9 में यहाँ पर दर्शाया गया है। ये देखो 3.9 में आप लोगों को शंकु के टाइप का दिखाया गया है। फिल्टर पत्र के उपयोग से संबंधित विभिन्न चरण दर्शाए गए हैं। फिल्टर पत्र को शंकु के रूप में मोड़कर कीप में लगा दिया जाता है, जैसे यहाँ पर 3.10 में कीप दिख रही होगी। इसके पश्चात मिश्रण को फिल्टर पत्र के ऊपर उड़ेलते हैं। मिश्रण के ठोस कण इसके छिद्रों से नहीं गुजर पाते और फिल्टर पत्र पर ही रह जाते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। साधारणतः फलों और सब्जियों के रसों को पीने से पहले उनसे बीजों और ठोस कणों को पृथक किया जाता है। निश्चंदन विधि का उपयोग घरों पर पनीर बनाने में भी किया जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि पनीर बनाने के लिए जो दूध को उबालने से पहले उसमें नींबू का रस यानी कि दूध को फाटा जाता है, मतलब कि
दूध फट जाता है, ठीक है, उसके बाद उसको क्या करते हैं, निश्चंदन विधि द्वारा पृथक करते हैं, जिसमें जो फटा हुआ पदार्थ है वो तो उस सूती कपड़े में रह जाता है और उसका जो जल है वो नीचे निकल जाता है, ठीक है। दूध को उबालने से पहले उसमें नींबू का रस मिलाया जाता है, इससे पनीर के ठोस कणों और द्रव का मिश्रण प्राप्त होता है। पनीर को इस मिश्रण से कपड़े या छन्नी से फिल्टर करके पृथक किया जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे वाष्पन। वाष्पन में एक क्रियाकलाप यानी कि एक प्रैक्टिकल दे रखा है, उसको पढ़ते हैं। एक बीकर में थोड़ा सा जल लेकर, एक बीकर है जिसमें आपको क्या लेना है, थोड़ा सा जल लेना है, 2 चम्मच उसमें नमक डालना है, अच्छी तरह हिलाना है। अब आप लोगों से क्या इस क्रियाकलाप में, ये देखो नमक लेना है इस गिलास में, अब इसको अच्छे से हिलाना है, ठीक है, और फिर इसको गर्म भी कर रहे हैं इसमें। देखो इस क्रियाकलाप में हमने मिश्रण से जल तथा नमक को पृथक करने के लिए वाष्पन की प्रक्रिया का प्रयोग किया। जल को उसके वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वाष्पन। जब भी आप जल गर्म करते हैं तो वाष्प के रूप में ऊपर उड़ने लगता है, वो क्रिया कहलाएगी वाष्पन। यहाँ पर जल होता है, वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है। आप लोग देखेंगे कि एक भगोनी भर के आप लोग गर्म करेंगे पानी को, है ना, तो आप लोग देखेंगे कुछ समय बाद वो पूरा पानी उड़ जाएगा। वो उड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, वाष्पन। आपके विचार से नमक कहाँ से आता है? नमक जो है समुद्र के जल में अत्यधिक मात्रा में लवण मिश्रित होते हैं। इन्हीं लवणों में से एक लवण साधारण नमक है। जब समुद्र के जल को जब भी आप समुद्र के पानी को पिएंगे तो आपको बहुत खट्टा खट्टा तोरा तोरा सा लगेगा, वो नमक के कारण होता है, क्योंकि उसमें लवण की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और वो नमक आप लोग जो खाते हैं वो समुद्रों से ही आपको प्राप्त होता है, ठीक है। जब समुद्र के जल को बड़े बड़े उथले गड्ढों में भरकर छोड़ दिया जाता है तो सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है। कुछ समय बाद सारा जल वाष्पित हो जाता है और ठोस लवण नीचे बच जाते हैं। तत्पश्चात इस लवणों के मिश्रण का शोधन करके साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। ये बात आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई तो देखो डायग्राम, यहाँ पर देखो इस प्रकार से गड्ढे बना दिए जाते हैं, इनों में पानी भर दिया जाता है, फिर ये जो जल है वो तो ऊपर निकल जाता है और जो पत्थर की तरह के यहाँ पर जो है वो बन जाते हैं। जब आपने बहुत सारी बार रोड पे चलते हुए देखा होगा, बहुत सारे बड़े बड़े नमक के ढेले लगे होते हैं ना, वो सारी चीज़ें हैं। पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का उपयोग। हमने पदार्थों को पृथक्करण करने के लिए कुछ विधियों के बारे में अध्ययन किया है ना। प्राय किसी मिश्रण में उपस्थित विभिन्न अवयवों को पृथक करने में केवल एक विधि का उपयोग पर्याप्त नहीं होता। ऐसी स्थिति में हमें एक से अधिक विधियों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। अब हम बात करेंगे क्रियाकलाप 7 की, जिसमें अपन रेत और नमक को अलग करने वाले हैं। देखो रेत और नमक का मिश्रण लीजिए, इसे आप कैसे पृथक करेंगे हमने पहले भी देखा है कि हस्तचयन विधि इसके पृथक्करण के लिए व्यवहारिक नहीं है। हस्तचयन विधि जो है उसी चीज़ के लिए उपयोगी है जिसमें आप लोग क्लियर चीज़ें दिख रही हो तो आप लोग हाथ से उठा के चयन करके हटा सकते हैं। बाकी यहाँ रेत और नमक बहुत बारीक चीज़ है तो इनको अलग करना थोड़ा टफ रहेगा हस्तचयन से। इस मिश्रण में बेकर में, हाँ इस मिश्रण को अपन करने हैं बेकर में रखेंगे, कुछ समय कुछ जल मिला देंगे इसमें, इसके बाद बेकर को कुछ समय के लिए एक और रख देंगे। आप देखते हैं कि रेत बेकर की तली में बैठ जाती है। इसे निस्तारण या निश्चंदन द्वारा पृथक कर सकते हैं। निस्तारित द्रव में क्या है, क्या आप सोचते हैं कि इस जल में वही नमक है जो कि प्रारंभ में मिश्रण था? अब इस निस्तारित द्रव से नमक और जल को पृथक करना है। इस द्रव को किसी केतली में भरकर इसका ढक्कन बंद करिए। अब कुछ समय तक केतली को गर्म कीजिए। क्या आप केतली की टोटी से भाप निकलते देखते हैं? ये देखो केतली की टोटी से ऐसे भाप निकलती हुई दिखेगी आप लोगों को। एक धातु की प्लेट लीजिए जिस पर कुछ बर्फ रखी हो। प्लेट की केतली की टोटी के ठीक ऊपर पकड़िए, जैसा कि चित्र 3.13 में दिख रहा है आप लोगों को, है ना। ये बर्फ है जिस पर एक प्लेट ले रखी है, उस पर आप लोगों ने बर्फ रख रखी है और इस भाप की थ्रू यहाँ जा रही है। ऊपर पकड़िए जैसे 3.13 में दर्शाया गया है। आप क्या देखते हैं, केतली के सारे जल को वाष्प में बदलने दीजिए। जब भाप बर्फ से ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में आती है तो वो संघनित होकर द्रव जल बन जाती है। तो अब जब आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर देखना ये बर्फ़ की जो बूंदें हैं पिघलकर यहाँ पर पानी बन जाएगी। पानी बनते देखो ये गिलास में ली जा रही है। जब भाप बर्फ़ से ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में आती है तो वह संघनित होकर द्रव जल बन जाती है। प्लेट के नीचे से बूंद बूंद होकर नीचे गिरने वाला यह जल संघनन द्वारा भाप बन जाता है। जल वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया है, जल वाष्प से, ये देखो यहाँ वाष्प से क्या बन रहा है, जल बन रहा है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी है,
ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? संघनन कहलाएगी। जल वाष्प से उसी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है संघनन। क्या आपने कभी जिस पात्र में दूध को थोड़ी देर पहले उबाला गया था उस पर ढकी प्लेट पर संघनित जल की बूंदों को देखा है? नहीं देखा है तो आज ही आप लोग ये करके देख लीजिएगा, ठीक है। जब सारा जल वाष्पित हो जाता है तो फिर केतली के पीछे क्या छूट जाता है? इस प्रकार हमने मिश्रण से नमक, रेत, जल को निस्तारण, निश्चंदन, वाष्पन और संघनन विधियों का प्रयोग कर सफलतापूर्वक पृथक किया है। पहली एक लड़की थी जो कार्टून टाइप, वो पूछ रही है पहली को रेत से नमक की पुनः प्राप्ति की समस्या है। उसने नमक के संपूर्ण पैकेट को रेत की थोड़ी मात्रा में मिलाया था। फिर उसने क्रियाकलाप 7 में सुझाई गई विधि के अनुसार पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया, परंतु उसने यह पाया कि वह तो लिए गए नमक के केवल थोड़े भाग को ही पुनः प्राप्त कर पाई। उसने कहाँ टूटी हुई? अब उसकी बात सही है कि उसने तो बहुत सारा नमक मिलाया था, अब उसने कुछ कण ही नमक के वो पृथक कर पाई है। इसके बारे में अब हम पढ़ रहे हैं। क्या जल किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा को घोल सकता है? अध्याय 2 जो अपन ने पढ़ा था वस्तुओं का चयन वाला, उसमें देखो अध्याय 2 में हमने पाया कि कई पदार्थ जल में घुलकर विलयन बनाते हैं, तब हम उन पदार्थों को जल में विलेय कहते हैं। यदि हम जल की मात्रा निश्चित रखकर उस पदार्थ की मात्रा निरंतर बढ़ाते हैं तो क्या होगा? क्रियाकलाप 8 आप लोग देखिएगा। इस कार्य के लिए आपको एक बीकर और गिलास लेना है, एक चम्मच लेना है, नमक और जल की आवश्यकता आपको होने वाली है। आधा कप जो है जल बीकर में उड़ेलिए, एक चम्मच नमक इसमें डालकर तब तक विलोड़ित यानी कि हिलाना है जब तक कि यह पूरी तरह से घुल न जाए। अब फिर एक चम्मच नमक डालिए और भली भांति फिर से वापस हिलाओ। इस प्रकार एक चम्मच करके नमक मिलाते और विलोड़ित करते जाइए। कुछ चम्मच भर नमक मिलाने के बाद क्या आप ये पाते हैं कि कुछ अविलेयी नमक बच जाता है और बीकर की तली में बैठ जाता है? यदि हाँ तो इसका अर्थ यह हुआ कि अब इस जल में अधिक नमक नहीं घुल सकता। अब यह कौन सा जल है? संतृप्त विलयन, जिसमें अधिक नहीं घुल पा रहा है, जहाँ तक घुलना है वहाँ तक घुल रहा है, उसके बाद नहीं घुल पा रहा है तो वो क्या होगा? विलयन संतृप्त होगा। यहाँ यह संकेत है कि जो है बताया गया है कि उस समय संभवतः क्या गलत हुआ जब पहेली ने रेत में अधिक मात्रा में मिले नमक की पुनः प्राप्ति का प्रयास किया था। कदाचित नमक की मात्रा संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यक मात्रा से बहुत अधिक थी, ठीक है। अविलेय नमक रेत के साथ मिला रह गया जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सका। वह अधिक मात्रा में जल का उपयोग करके अपनी समस्या हल कर सकती थी। कल्पना कीजिए कि उसके पास मिश्रण के सारे नमक को घोलने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल नहीं है। क्या किसी अन्य उपाय द्वारा जल की उसी मात्रा में संतृप्त विलयन बनने से पूर्व पहले से अधिक नमक घोला जा सकता है? आइए हम पहेली की सहायता करने का प्रयास करें। क्रियाकलाप 9, बीकर में कुछ जल लीजिए, ठीक है। बीकर है जिसमें कुछ जल लेना है, उसमें तब तक नमक मिलाना है जब तक कि इसमें और नमक न घुल सके। इस प्रकार हमें नमक का जल में संतृप्त विलयन प्राप्त होता है। अब इस संतृप्त विलयन में कम मात्रा में नमक मिलाएं और इसे गर्म करें। आप क्या पाते हैं? बीकर को तली वाले नमक का क्या हुआ? क्या अब यह घुल गया? यदि हाँ तो क्या इस विलयन को गर्म करने पर और इससे अधिक नमक घोला जा सकता है? अब बात करते हैं, इस गर्म विलयन को ठंडा होने दीजिए। क्या बीकर की तली में नमक पुनः बैठता दिखाई देता है? यदि क्रियाकलाप सुझाता है कि गर्म करने पर नमक की अधिक मात्रा घुली जा सकती है तो क्या जल में विभिन्न विलेय पदार्थों की समान मात्रा घुलती है? आइए पता करते हैं। क्रियाकलाप 10 में आपको इसका पता चल जाएगा। देखो 2 गिलास लेने हैं, प्रत्येक में आधा कप पानी भरना है। एक गिलास में आपको एक चम्मच नमक मिलाकर विलोड़ित करना है और जब तक कि वह घुल न जाए एक चम्मच नमक की मात्रा विलयन संतृप्त होने तक डालते जाइए। नमक के चम्मचों की संख्या जो घोली गई है उसको आप लोग यहाँ सारणी में लिख सकते हैं कि इतने नमक के चम्मच अपन ने घोल लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, इसी क्रियाकलाप में आपको करना है, एक गिलास में आपने पानी लिया था जिसमें नमक डाल के घोलते गए और एक गिलास में आपको चीनी लेनी है, उसमें भी मतलब नमक नहीं, एक गिलास में आप लोगों को आधा कप तो पानी लेना है और उसमें चीनी डाल के हिलाते रहना है। अब आप लोग दोनों की मात्रा का निर्धारण करेंगे कि पदार्थों में भिन्न भिन्न मात्रा को घोलता है। हमने पदार्थों के पृथक्करण की कुछ विधियों के विषय में चर्चा की। पृथक्करण की विधियों का उपयोग विज्ञान प्रयोगशाला में भी किया जाता है। हमने ये सीखा कि पदार्थ को द्रव में घोलने से विलयन बनता है। यदि विलयन में पदार्थ न घुले तो उसे कहते हैं संतृप्त विलयन। अगर पदार्थ में देखो विलयन तो किसको कहेंगे? जो
पदार्थ को द्रव में घोलने से विलयन बनता है। कोई भी पदार्थ है उसको द्रव में घोल दिया, दो पदार्थ होने चाहिए, दो चीज़ें होनी चाहिए जिनको घोलने पर अगर विलयन बनता है तो उसको कहेंगे विलयन। ठीक है, यदि विलयन में और पदार्थ न घुल सके तो उसे कहेंगे संतृप्त विलयन, यानी कि इसकी संतृप्तता आ चुकी है, इससे ज़्यादा ये नहीं घोल सकता। जैसे किसी गाड़ी में, मान लीजिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए किसी गाड़ी में या फिर किसी पानी की बोतल में 1 kg या फिर 1 लीटर, आप लोग बोल सकते हैं 1 लीटर पानी ही उसमें माएगा, तो आप लोग उससे ज़्यादा कुछ चीज़ को घोलेंगे तो आप लोगों को बाहर निकलता हुआ आ जाएगा पानी, तो उसकी क्या हो गई, वो संतृप्तता आ चुकी है। उसी प्रकार से अगर आपकी कोई गाड़ी है, 4 व्हीलर है, उसमें 4 जन बैठ सकते हैं, अगर आप 5वां जन बिठाएंगे तो वो बाहर निकल जाएगा, सीट के बाहर निकल जाएगा, तो यह होती है उसकी संतृप्तता। हालांकि यहाँ पर किसी विलयन में कुछ भी पदार्थ अगर नहीं घुलता है तो यह कहलाता है संतृप्त विलयन। तो यहाँ पर देखो, अपन ने बात की संघनन विधि की, निस्तारण की, वाष्पन की, निस्यंदन की, हस्तचयन की, संतृप्त विलयन अभी हाल फिलहाल ही बताया है, अवसादन आपको बता दिया, चालन, विलयन, थ्रेसिंग और निष्पासन, ये सारी चीज़ें अपन ने अच्छे से कवर की है। इस चैप्टर का सारांश क्या है, हस्तचयन, निष्पावन, हस्तचयन मतलब हाथ से सेलेक्ट करना किसी चीज़ को, छांटना। ठीक है, निष्पावन यानी कि जब आप लोग गेहूं से पत्तियों को या किसी कचरे को हवा में उड़ाकर दूर करते हैं वो। चालन मतलब कि छान कर आप किसी चीज़ को अलग करते हैं। अवसाधन यानी कि जो वो चीज़ें होती है जो पदार्थ के पेंदे में बैठ जाती है उसे अवसाधन। निस्तांतरण या निश्चंदन जो विधि है उसका मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को छान कर, किसी चीज़ को पृथक करके आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अवयवों के पृथक्करण की ये सारी कुछ विधियाँ हैं। अनाज से भूसा और पत्थरों को हस्तचयन द्वारा पृथक किया जा सकता है। भूसा अनाज के बाहरी बीजों से निष्पासन विधि द्वारा पृथक किया जाता है। किसी मिश्रण के कणों की अमाप में अंतर का उपयोग चालन और निस्यंदन प्रक्रियाओं द्वारा पृथक्करण में किया जाता है। रेत और जल के मिश्रण में रेत के बाहरी कण तले में बैठ जाते हैं, उसको निस्तारण विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये सारी चीज़ें थी। देखो, द्रव और उसमें अविलेय पदार्थों के अवयवों को निस्यंदन के उपयोग से पृथक किया जा सकता है। किसी द्रव को उसी वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है। वाष्पन की विधि का उपयोग द्रव में घुले ठोस को पृथक करने के लिए किया जा सकता है। जिस विलयन में कोई पदार्थ और अधिक न घुल सके उसे कहते हैं इस पदार्थ का संतृप्त विलयन। क्या कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसमें अधिक पदार्थ घोला जा सकता है। जल विलेय पदार्थों की विभिन्न मात्राएं घोलता है। इस प्रकार से नॉर्मल से यहाँ पर उदाहरण है, पर्याय अभ्यास है, या आप लोग खुद कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने एनसीईआरटी विज्ञान का क्लास 6 का विज्ञान विषय का तीसरा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, पदार्थों का पृथक्करण, जो कि एक नॉर्मल लैंग्वेज में मैंने आप लोगों को जैसा बुक में लिखा है वही सारी चीज़ें समझाई है, वही बताया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट चैप्टर अगली वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।